हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मेजर पेपर DSC 8 का सब्जेक्ट शैक्षिक अभ्यासकर्ताओं का व्यावसायिक विकास। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU, सोल, रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU, सोल, रेगुलर, NC वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट शैक्षिक अभ्यासकर्ताओं का व्यावसायिक विकास। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस सीरीज के अंदर हम यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी। तो आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो है यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 3 पे, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ऐसी कौन कौन सी चिंताएं हैं उभरती हुई आपके व्यावसायिक विकास में और शिक्षकों के सामने, यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में और टीचर्स के सामने ऐसी कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कौन कौन सी उभरती चिंताएं हैं जो उनके विकास से संबंधित होती हैं, व्यावसायिक विकास से संबंधित होती हैं। तो आज की जो चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि एक शिक्षक के सामने, एक टीचर के सामने कौन कौन सी उभरती हुई चिंताएं हैं, ठीक है, और साथ में उसका जो व्यावसायिक विकास जो है, यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, वो किस तरीके से उसको लेके कौन कौन सी चुनौतियाँ उनको देखनी पड़ती हैं। तो यही सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को पढ़ने के पीछे के उद्देश्यों को जानते हैं कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ सकेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सेवा पूर्व शिक्षक होते हैं, सेवा पूर्व शिक्षक मतलब जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, यानी जिन्होंने अभी ये समझ लीजिए जो टीचिंग कोर्सेज में एनरोल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेवा पूर्व शिक्षक बोलते हैं। उनका शिक्षा के अंदर क्या अर्थ होता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये समझ पाएंगे। और सेवाकालीन शिक्षक की क्या आवश्यकता है, शिक्षा के अंदर उनके क्या दायरे हैं, ये सब जान पाएंगे। और भारत के अंदर टीचर्स को लेके, शिक्षक को लेके तैयारियां कौन कौन सी है और उन तैयारियों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, इन सबको हम जानेंगे। और साथ में आपकी जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षक जो होते हैं, यानी क्वालिटी जो टीचर्स की है, वो कौन कौन सी है और उनके सामने कौन कौन सी चिंताएं हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि शिक्षक व्यावसायिकता, यानी जो आपका टीचर का प्रोफेशनलिज्म है, उसके सामने आपकी जो आचार संहिता है और जो जवाबदेही समांकलित प्रादेशिक है, इस सबको भी हम जान पाएंगे भारत के अंदर कि किस तरीके से एक शिक्षक की भूमिका होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो से समझते हैं, यानी परिचय क्या कहता है कि शिक्षक जो है वो शिक्षा का क्षेत्र लगातार बदल रहा है, यानी आपकी जो शिक्षक का जो क्षेत्र है, यानी टीचर्स का, और जो एजुकेशन जो है वो लगातार उसमें चेंजेस आ रहे हैं आज के समय में। और आज शिक्षक से केवल आपकी उम्मीद पढ़ाने तक की नहीं की जाती, बल्कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह तकनीकियों का उपयोग करे, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को समझे और इंक्लूसिव एजुकेशन को भी अपनाए और समाज की बदलती मांगों के अनुसार ही वो क्या करे, कार्य करे। इसी कारण शिक्षक के व्यावसायिक विकास से जुड़ी नई ऐसी चिंताएं और चुनौतियां हैं जो उनके सामने आती हैं। और इन चुनौतियों का संबंध सीधा आपके सेवा पूर्व शिक्षक जो होते हैं, या हम कह सकते हैं जो सेवाकालीन आपका प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, क्वालिटी है, गुणवत्ता है, आचार संहिता, जवाबदेही और साथ ही मीडिया के क्या प्रभाव होते हैं, इन सबको हम जानेंगे। यानी परिचय क्या कहता है कि एजुकेशन का सेक्टर कैसा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की और शिक्षा की जो भूमिका है वो लगातार बदल रही है, लगातार तेजी से बदलाव आ रहे हैं आज के समय में। और आज के समय में टीचर से सिर्फ ये उम्मीद नहीं की जाती कि सिर्फ वो पढ़ाए उन्हें, बल्कि उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि जो भी आज के समय में टेक्नोलॉजीज का यूज़ हो रहा है, जो भी तकनीकियों का यूज़ हो रहा है, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को समझते हुए जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है आपकी, वो स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे आपके होते हैं, जिसको हम दिव्यांग के नाम से भी जानते हैं, टीचर को क्या करना चाहिए आज के समय में, उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है कि वो विद्यार्थियों की ज़रूरतों को समझे, इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाए और साथ ही साथ जो भी हमारी सोसाइटी की जो बदलती नीड्स हैं, यानी समाज की जो बदलती हुई मांगे हैं, उनके अनुसार ही शिक्षक क्या करे, काम करे। अब इसी कारण क्या हो रहा है कि जो शिक्षक का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ना, उनके सामने कई ऐसी चिंताएं हैं, कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको टीचर फेस करते हैं, ठीक है, जिनमें आपके जो सेवा पूर्व शिक्षक जो होते हैं ना, यानी जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, जो फिलहाल में भविष्य में बनने की, जो टीचर बनने की जो तैयारी कर रहे होते हैं, यानी हम कह सकते हैं जैसे कोई भी एक स्टूडेंट है, वो अगर टीचर बनना चाहता है तो वो बीएड कर रहा है या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट टीचर बोलते हैं, क्योंकि वो खुद भी पढ़ रहा होता है और साथ में भविष्य के लिए टीचर बनने की तैयारी भी कर रहा होता है।
ठीक है। तो इनके सामने कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है, कौन सी चुनौतियां हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज के चैप्टर में समझने वाले हैं। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक टीचर पहले से किताब पढ़ता था, लेकिन अब उसे स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन क्लासेस, चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सबको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है, आज के समय में। और जैसे कि क्लासरूम हैंडलिंग करना उसको आना चाहिए, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट भी टीचर को आना चाहिए। ये सारी की सारी क्या है, बदलती हुई अपेक्षा है, ठीक है, जो एक टीचर से की जाती है। तो पहले का समय नहीं रहा है अब। जैसे पहले के टाइम में शिक्षक सिर्फ जो होते थे वो किताबों से ज्ञान लेते थे, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता था, वो चौक और टॉक के माध्यम से पढ़ाते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में टीचर को ऑलराउंडर होना चाहिए, उसे पीपीटी बनानी आनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासरूम की जितनी भी आपकी व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लेने आनी चाहिए, सारी जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, ये सब कुछ उन्हें आना चाहिए। समाज की जितनी भी बदलती हुई अपेक्षा है, समय के अनुसार ज़रूरतें हैं, उसे पूरा करना आना चाहिए। तो अब हम जानते हैं जो आपके सेवा पूर्व शिक्षक होते हैं उनका शिक्षा के अंदर क्या रोल होता है या वो क्या होते हैं, इनको हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें सेवा पूर्व शिक्षक की, तो शिक्षा वो प्रशिक्षण है जो किसी व्यक्ति को शिक्षक बनने से पहले दिया जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोई भी अगर टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो उसे भविष्य के लिए फ्यूचर टीचर्स को क्या करती है, टीचिंग प्रोफेशन के लिए तैयार करती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज भी होती है, साथ में आपके टीचिंग मेथड्स आपको सिखाए जाते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, और इसके साथ साथ जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको भी बताया जाता है, लेसन प्लानिंग होती है, इवैल्यूएशन होता है, और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। आप इसे उदाहरण से समझे तो जैसे आपका बीएड का कोर्स है, ठीक है, बीएड में जो है आपके स्टूडेंट टीचर है वो क्या करेंगे, वो लेसन प्लानिंग करेंगे, ठीक है, माइक्रो टीचिंग करेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट सीखेंगे, किस तरीके से क्लासरूम को मैनेज किया जाता है, इवैल्यूएशन सीखेंगे, मूल्यांकन यानी असेसमेंट करना सीखेंगे स्टूडेंट्स का। इससे क्या हो रहा है कि वो स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार उन्हें किया जा रहा है। यानी अगर उन्होंने किसी भी टीचिंग कोर्स में एडमिशन लिया है तो जो भी हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी हमारे कॉलेजेस होते हैं, वो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि जो भविष्य में जब हम क्लास में पढ़ाने के लिए जाएं, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएं, तो हमें किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, उस पर किस तरीके से हमें वर्क करना है, किस तरीके से हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको बनाए रखना है। तो यही सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के अंदर आती है। यानी जो आपके स्टूडेंट टीचर होते हैं उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, भविष्य के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे स्टूडेंट टीचर होते हैं, यानी सेवा पूर्व शिक्षक जो होते हैं, उनकी एजुकेशन के अंदर क्या नीड होती है, क्या दायरा होता है, ठीक है, आवश्यकताएं क्या होती है और दायरा क्या होता है, इसको भी जानते हैं। हमें क्यों जरूरत होती है स्टूडेंट टीचर की, वो इसलिए होती है क्योंकि कोई भी शिक्षक है, शिक्षक बनने से पहले कोई भी व्यक्ति है अगर वो शिक्षक बनना चाहता है तो शिक्षक बनने से पहले उसे एक टीचिंग प्रोफेशन की बुनियाद को समझना होता है, यानी बेसिक समझना होता है। ये नहीं कि हमने सोचा कि हाँ हम टीचर बनना चाहते हैं और हम जाके एनरोल हो गए किसी भी टीचिंग कोर्स में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी भी टीचिंग प्रोफेशन में जाने से पहले आपको उसकी बेसिक्स पता होने चाहिए, बुनियाद पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ आपको ज्ञान देने का ही काम नहीं करता, बल्कि शिक्षक को ये जानने में भी मदद करता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाता है, क्लासरूम में कैसा व्यवहार किया जाता है। तो ये क्या है, सारी आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। यानी जो आपके जो स्टूडेंट टीचर जो है उनको ये जानने की आवश्यकता है कि टीचिंग प्रोफेशन में आपकी बुनियाद जो है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। सिर्फ नॉलेज होने से आपका काम नहीं चलता, बल्कि आपको प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है। अब हम बात करते हैं जो आपके स्टूडेंट टीचर है उनकी क्या आवश्यकता होती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगर हम पहली आवश्यकता की बात करें तो इसमें आपकी जितनी भी टीचिंग स्किल्स होती है ना वो डेवलप होती है, यानी जितनी भी आपकी टीचिंग स्किल्स होती है वो विकसित होती हैं, और साथ में आपको हेल्प मिलती है कि आप बच्चों को समझ पाएँ, ठीक है, बच्चों को समझ पाए, उनके बिहेवियर को जान पाए, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल क्लासरूम एक्सपीरियंस भी इसमें मिलता है, प्रोफेशनल एटीट्यूड बना रहता है इसमें आपका, और साथ में करिकुलम और असेसमेंट की जो एक समझ होती है वो भी आपके अंदर इससे क्या होती है, विकसित होती है। यानी आप समझ पाते हैं कि जो अलग अलग जो लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका करिकुलम क्या है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से उनका असेसमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो आपके स्टूडेंट टीचर जो होते हैं, यानी सेवा पूर्व शिक्षक जो होते हैं, उनका दायरा क्या होता है। अगर हम दायरे की बात करें तो उनको किसी भी विषय का, जो भी विषय में वो कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी का टीचर बनना चाहे, चाहे मैथ्स का बनना चाहे, तो उन्हें विषय का ज्ञान होना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका पेडोलॉजी होता है, ठीक है, साइकोलॉजी होता है, टीचिंग प्रैक्टिस होती है इसमें इन्वॉल्व, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज होती हैं, मूल्य शिक्षा होती है, यानी आपकी जो वैल्यू एजुकेशन जो होती है वो भी इसके अंदर शामिल होती है, और साथ में आपका जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर आपको एक टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करनी होती है। प्रॉपर आपको इसमें एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, इन सारे विषयों पे आपका काम किया जाता है, समझाया जाता है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी
पर्सन है वो मैथ्स जानता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बच्चों को मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं या किस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए, तो वो अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा। अगर उसे यही नहीं पता कि बच्चों को मैथ्स कैसे सिखाते हैं। तो अगर हम दूसरी ओर बात करें, ये अगर इसी पर्सन को हम एक टीचर ट्रेनिंग देते हैं, स्पेसिफिक एक ट्रेनिंग देते हैं, उसे टीचिंग मेथड सिखाते हैं, तो वो क्या बन पाएगा, एक अच्छा मैथ्स का टीचर बन पाएगा। उसे पता होगा कि उसे किस तरीके से बच्चों को समझाना है। तो अब हम बात करते हैं भारत के अंदर जो आपके जो स्टूडेंट टीचर जो होते हैं, उनकी एजुकेशन के अंदर क्या स्थिति होती है। ठीक है, शिक्षकों की कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, कौन कौन सी चिंताएं होती हैं, ठीक है, इन सबको जानते हैं। तो अगर हम भारत में बात करें, भारत में जो आपके स्टूडेंट टीचर होते हैं, ठीक है, शिक्षा के अंदर इस दौरान उनके सामने कई समस्याएं उन्हें देखने को मिलती है। ठीक है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, शिक्षा की उनके अंदर गुणवत्ता उन्हें नहीं मिलती है, कई बार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम होती है। ठीक है, कई बार थ्योरी पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इस वजह से जो आपके कई स्टूडेंट टीचर होते हैं ना, उनको जो एक रियल क्लासरूम सिचुएशन होती है ना, उससे उसे क्या नहीं कराया जाता, उसका उन्हें एक एक्सपीरियंस नहीं मिलता, एक अनुभव नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समस्या आई कि सबसे बड़ी चिंता क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूशन की वजह से क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट टीचर को नहीं मिली, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम हुई और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया गया। इसलिए जो आपके जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, उनको ये समझने में मदद ही नहीं मिली, उनको ये एक्सपीरियंस ही नहीं मिला कि जो रियल क्लासरूम सिचुएशन जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी चुनौतियों की, कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो चैलेंजेस की बात करें तो अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल, कई ऐसे स्टूडेंट टीचर होते हैं उन्हें ये सिखाया ही नहीं जाता कि आपका थ्योरी में और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कई बार हमें कमज़ोर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इसकी वजह से भी उनके सामने कई चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट टीचर के, कम टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान भी। ठीक है, आउटेड करिकुलम, यानी आपका जो करिकुलम में है ही नहीं वो उसके अगर आउटेड आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी का आपका लिमिटेड यूज़ आपको दिखाया जा रहा है, जितने भी आपके मेंटर है, ठीक है, जितने भी आपके ट्रेनिंग के जो मेंटर्स हैं, उनकी कमी के कारण भी होता है। और मल्टी लैंग्वेज और डाइवर्सिटी क्लासरूम के अंदर किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, इसकी तैयारी उन्हें कराई ही नहीं जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उनके सामने क्या होती है, चुनौती होती है, चैलेंज होता है। तो अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर है, स्टूडेंट टीचर ने क्या करा, किताबों से ही अपने क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ा, लेकिन उसने कभी प्रैक्टिकल नहीं करा। तो जब उसने सिर्फ किताबों से ही नॉलेज ली, तो स्कूल में उसे पता ही नहीं चला कि एक्चुअल क्लास कैसी होती है। उसने देखा कि बच्चे जो है उनका जो अटेंशन है वो अलग अलग है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की फिर उसे क्या हुई, स्टूडेंट टीचर को कमी महसूस हुई। तो इसी तरीके से ये सारी चुनौतियाँ एक स्टूडेंट टीचर के सामने आपकी बनी रहती हैं। अब हम बात करते हैं सेवाकालीन शिक्षक की एजुकेशन कैसी होती है, शिक्षा कैसी होती है। तो आपके जो स्टूडेंट टीचर होते हैं ना, वह एक क्या होती है, एक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, यानी जो आपके स्टूडेंट टीचर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए जो टीचर बन रहे होते हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि ये एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो आपको नौकरी के दौरान काम कर रहे शिक्षकों को दी जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, आपको नया ज्ञान दिलाया जाता है। ठीक है, नई नई नॉलेज से आपको अवगत कराया जाता है, नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, नया शिक्षण विधियां जो होती है, ये सब आपको क्या करने में मदद करती है, एक शिक्षक को अपडेट रखने में मदद करती है। वही आपकी सेवाकालीन शिक्षा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस टीचर है, उसने कई साल पहले अपनी ट्रेनिंग ली थी, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे आपका ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुआ, डिजिटल टूल्स जो है आपकी, इन सबको क्या हो रही है, उसको सीखने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आज के बदलते समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार। तो इसके लिए उसे इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। समझ रहे हैं आप, इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब कि टीचर अपनी जॉब भी कर रहा है, साथ ही साथ उसे ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उसे नई टेक्नोलॉजी से, नई नॉलेज से उसे क्या कराया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है। वही आपका इन सर्विस ट्रेनिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं सेवाकालीन शिक्षक की शिक्षा की आवश्यकताएं और उसका दायरा। ठीक है, सेवाकालीन शिक्षक जो होते हैं उनकी शिक्षा इसलिए जरूरी होती है क्योंकि शिक्षा लगातार बदलती रहती है। पुराने ज्ञान और पुरानी विधियां हमेशा आपकी सफिशिएंट नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए शिक्षकों को नई चुनौतियों के लिए तैयार करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं तैयार रहना पड़ता है। इसलिए टीचर्स को नई नई चीज़ों को सिखाया जाता है। अगर हम इसकी आवश्यकता की बात करें तो आवश्यकता कौन कौन सी हो सकती है कि जितने भी आपके नए टीचिंग मेथड्स हैं, टीचर को आने चाहिए पढ़ाना। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए। करिकुलम में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसे टीचर को पता होना चाहिए कि करिकुलम के अंदर कौन कौन से चेंजेस है। इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाने के लिए टीचर को रेडी रहना पड़ता है। ठीक है, और टीचर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी ये आपका कारगर सिद्ध होता है। तो अगर हम इसे उदाहरण से समझे, फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल है, स्कूल ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। कई ऐसे टीचर्स होंगे जिन्होंने जूम, गूगल मीट और पावर पॉइंट और जो भी आपके डिजिटल असिस्मेंट होते हैं, अगर उन्होंने इसे सीख लिया, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, टीचर इन सर्विस एजुकेशन का एक क्या है, आपका उदाहरण है। ठीक है, इन सर्विस एजुकेशन वो आपका क्या कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
भारत में सेवाकालीन शिक्षक जो हैं, शिक्षा के दौरान शिक्षकों की कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां होती हैं या चिंताएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं। तो भारत में सेवाकालीन शिक्षक के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है। कई बार क्या होता है, उनके जो ट्रेनिंग के जो सेशन होते हैं ना, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी कैसे बन जाते हैं, क्योंकि जो कुछ टीचर्स होते हैं ना, कुछ टीचर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि यूजफुल ट्रेनिंग नहीं मिलती, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल कंटेंट की कमी होती है, और टाइम के अनुसार जो भी आपके टीचर्स होते हैं ना, उनकी कमी के कारण भी हो सकती है ये चीज़। और साथ ही साथ आपका वर्कलोड हो सकता है, डिजिटल स्किल्स की कमी का सामना आपको करना पड़ता है। इस वजह से भी क्या होता है, चुनौतियां आपके सामने आती हैं। तो अब कौन कौन सी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं शिक्षक के सामने, ये भी जानते हैं। तो अगर चुनौतियों की बात करें तो पहली चुनौती कौन सी है आपकी, हैवी वर्कलोड। ठीक है, कई बार क्या होता है, टीचर्स के सामने जो वर्कलोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको एक चुनौती के रूप में वो देखते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग का समय पे ख़त्म ना होना, प्रैक्टिकल रिवलेंस की कमी होना, जितने भी आपके रूरल एरियाज़ है उसमें लिमिटेड एक्सेस होना, डिजिटल डिवाइड होना। ठीक है, मोटिवेशन की कमी होना, और फॉलो अप सपोर्ट जो होती है इसकी भी कमी के कारण भी क्या होता है, टीचर्स के सामने चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। सपोज दैट एक टीचर है, वो पूरा दिन पढ़ाता है। ठीक है, और फिर वो अपनी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ट्रेनिंग में सिर्फ उसे लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल डेमो नहीं दिखाया जाता। तो इससे उसे क्या होगा, कम फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की तैयारी के सामने कौन कौन सी चिंताएं होती है। यानी क्वालिटी ऑफ जो आपकी जो क्वालिटी ऑफ जो शिक्षक होते हैं, यानी गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षक होते हैं, उनके सामने कौन कौन सी ऐसी चिंताएं होती है। तो गुणवत्तापूर्वक टीचर जो है आपकी, ठीक है, टीचर प्रिपरेशन का अर्थ यहाँ पे क्या है, कि ऐसे टीचर को तैयार करना जिसको जो ज्ञानवान भी हो, ठीक है, जो कुशल भी हो, नैतिक भी हो, सक्षम भी हो। इससे उसके सामने कौन कौन सी चिंताएं, भारत में इसके सामने कौन कौन सी ऐसी चिंताएं हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी चिंताओं की बात करें तो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की गुणवत्ता की कमी होने के कारण भी एक अच्छे टीचर जो है वो तैयार नहीं हो पाते। आउटडेटेड सिलेबस, जैसे मैंने भी आपको बताया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कमी होना, क्लासरूम की रियलिटी से दूर हो रहा है, यानी इंस्टीट्यूशन में आपको कुछ और सिखाया जा रहा है, और जब आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो क्लासरूम की रियलिटी कुछ और है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो आपकी फैकल्टी है, इसकी भी कमी के कारण जो आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, रिसर्च और इनोवेशन की कमी होना, लोकल नीड्स के अनुसार ट्रेनिंग की कमी होना। तो ये सारी की सारी क्या है, टीचर के सामने ट्रेनिंग वो है, चुनौतियाँ हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं चैलेंजेस है। अगर इसको भी उदाहरण से समझे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक टीचर है, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग के एक इंस्टीट्यूट है, अगर उसके अंदर क्लासरूम के अंदर स्मार्ट क्लासरूम ही नहीं है, वो, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड ही नहीं है, लाइब्रेरी ही नहीं है, तो टीचर प्रैक्टिस जो होगी ना स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट टीचर की, वो कम होगी। तो स्टूडेंट टीचर को रियल स्कूल के लिए पूरी तरीके से हम ये नहीं मान सकते कि वो तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कई ऐसी चुनौतियां देखने को मिलती है भारत के अंदर स्टूडेंट टीचर्स के सामने। ठीक है, तो वो हम जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भारत में मीडिया के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक व्यावसायिकता, आचार संहिता और जवाबदेही से संबंधित समकालीन परिदृश्य। तो आज मीडिया, जैसे आपके टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, न्यूज़ पोर्टल्स हो गए, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सब क्या है, शिक्षकों की एक छवि को दिखा रहे हैं, एक इमेज को दिखा रहे हैं। ठीक है, बिहेवियर को दिखा रहे हैं, आपका जो प्रोफेशनल कंडक्ट होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो शिक्षक क्या है, अब आपका पब्लिक फिगर जैसा हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसकी बातें और जो उसकी जो गतिविधियां है वो बहुत जल्दी समाज तक फैलती हैं। जैसे अभी आपने रिसेंट का एग्जाम्पल देखा होगा, न्यूज़ में बहुत अभी वायरल हुआ था, हल्द्वानी का एक स्कूल है। ठीक है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल ने जो मिसबिहेव किया था पेरेंट्स के साथ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बुक्स वगैरह हैं, उन पेरेंट्स ने क्या करा था कि उन्होंने ना अपना जो कोर्स था वो बाहर से परचेज करा था। सिर्फ 2 ही बुक्स थी जो उन्होंने बाहर से परचेज कर दिया था, स्कूल वालों से उन्होंने नहीं लिया था। तो इसी को देखते हुए प्रिंसिपल जो थी वो भड़क गई थी। ठीक है, तो उनका जो बिहेवियर सामने निकल कर आया ना, तो मीडिया के थ्रू आपका यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल्स पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एक फिगर आउट उनका बन गया। ठीक है, यानी पब्लिक फिगर जैसा हो गया कि जो टीचर्स की जितनी भी बातें होंगी, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे एक अच्छा बिहेवियर हो, चाहे एक बैड बिहेवियर हो, वो जनता तक बहुत जल्दी फैलता है। तो ये सब कौन है, ये सब कौन करवा रहा है? ठीक है, या हम कह सकते हैं ये किसके थ्रू फैल रहा है, ये हमारा सोशल मीडिया के थ्रू फैल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, एक टीचर का जो पब्लिक फिगर है, यहाँ पे क्या बोला है कि शिक्षक एक पब्लिक फिगर जैसा हो गया है, क्योंकि उसकी जो बातें होती है वो बहुत जल्दी समाज तक फैलती है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टीचर प्रोफेशनलिज्म, यानी आपका शिक्षक व्यावसायिकता क्या होता है। तो अगर इसकी बात करें तो शिक्षक प्रोफेशनल तब माना जाता है जब वो अपना काम जिम्मेदारी से करे, वो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, ठीक है, समय का पालन करे यानी पंक्चुअल हो, और साथ ही साथ आपका विद्यार्थियों के साथ सम्मानपूर्व व्यवहार करे। ठीक है, लर्निंग को सबसे पहले वो प्रायोरिटी दे, ठीक है, प्राथमिकता दे, और टेक्नोलॉजी का
सही यूज़ करे, तो वही एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। अब हम बात करते हैं आचार संहिता की, यानी कोड ऑफ एथिक्स आपके कौन कौन से होते हैं, टीचर्स के अंदर कौन कौन से एथिक्स होने चाहिए हैं। तो अगर हम आचार संहिता की बात करें तो टीचर को ना नैतिक नियम जो होते हैं ना, आपके मोरल रूल्स जो होते हैं उनको पालन करना उसको आना चाहिए। टीचर को हमेशा सच बोलना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और विद्यार्थियों का सम्मान करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसकी उसे सुरक्षित रखना चाहिए, और प्रोफेशनल बाउंड्रीज को भी उसे बनाए रखना चाहिए। जैसा अभी मैंने आपको बताया, वो जो टीचर्स थी, ठीक है, प्रिंसिपल जो थी, उनकी जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज थी वो आउट ऑफ प्रोफेशनल बाउंड्रीज थी। उनके जो वर्ड्स थे, जो उनके जो शब्द थे पेरेंट्स को लेके, बच्चों को लेके, ठीक है, वो आउट ऑफ प्रोफेशनल बाउंड्रीज थी। तो टीचर को पता होना चाहिए कि उसकी बाउंड्री कहाँ तक सीमित है, उसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जवाबदेही की। तो जवाबदेही का अर्थ यहाँ पे क्या है कि अपने काम के लिए उत्तरदायी होना, यानी टीचर को टीचिंग आउटकम्स, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, बिहेवियर, प्रोफेशनल कंडक्ट, इन सब के लिए जवाब देना होता है। तो टीचर को पता होना चाहिए कि उसने किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से उसने पढ़ाया है, ठीक है, और फिर उसका जो आउटकम्स जो है, टीचिंग आउटकम जो है वो किस तरीके से निकल कर आ रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है, उनका बिहेवियर कैसा है, जो भी आपके प्रोफेशनल कंडक्ट है, इसके प्रति जो टीचर होता है आपका जवाबदेही होता है। अब हम बात करते हैं इन सब में मीडिया का प्रभाव क्या होता है। तो मीडिया की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव टीचिंग प्रैक्टिस जो आपकी होती है, ठीक है, वो फैलाता है मीडिया। गलत व्यवहार को सार्वजनिक करता है, जैसा अभी मैंने आपको हल्द्वानी के स्कूल का एग्जांपल लेके समझाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टीचर का जो गलत व्यवहार है उसको सार्वजनिक करता है, यानी पब्लिकली वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। टीचर की इमेज को प्रभावित करता है, सब में बड़ी बात ये है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, यानी मैंने अभी आपको बताया कि जो जवाबदेही है टीचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटल जो आपकी रेपुटेशन होती है उसको भी ये बनाए रखता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं, अगर कोई टीचर क्लास में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसका जो इनोवेशन है, जो उसकी टीचिंग वीडियोज है, वो सोशल मीडिया पर आती है, तो उसकी एक क्या होती है, पॉजिटिव इमेज बनती है। लेकिन अगर कोई टीचर अनुचित व्यवहार करता है तो मीडिया उसे जल्दी उजागर कर सकता है, जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण से बता ही दिया है हल्द्वानी स्कूल वाले का, ठीक है, जिस तरीके से प्रिंसिपल ने मिसबिहेव किया पेरेंट्स के साथ। तो इसी तरीके से जो है मीडिया अपनी भूमिका निभाता है। अगर टीचर का जो बिहेवियर है, उसका जो इनोवेशन है, टीचिंग वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी वायरल होती है, पॉजिटिव इमेज बनाती है। वहीं अगर कोई अनुचित व्यवहार करता है कोई भी टीचर, तो उसकी भी इमेज जो होती है वो मीडिया पे बहुत जल्दी समाज के सामने उजागर हो जाती है। तो अब इस चैप्टर का हम निष्कर्ष जानते हैं, यानी आपका सारांश जानते हैं। तो सारांश की बात करें तो शिक्षक क्या है, शिक्षक का जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, व्यवसायिक विकास जो है, वो आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। और सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक दोनों ही जरूरी है। सेवाकालीन जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन सर्विस जो होते हैं टीचर्स, और सेवा पूर्व यानी जो आपके जो अभी टीचर्स बनने के लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं, यानी स्टूडेंट टीचर। तो ये दोनों जो है, ये दोनों का उद्देश्य क्या होता है कि ऐसे टीचर तैयार करना जो आपके सक्षम हो, एबल हो, प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो बिल्कुल, और संवेदनशील हो, ठीक है। भारत में टीचर प्रिपरेशन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे क्वालिटी, प्रैक्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग रिलेवेंस, ये सारे के सारे क्या है, भारत के सामने बहुत सारे ये चैलेंजेस हैं। और साथ में जो मीडिया है, मीडिया युग के अंदर जो आपका शिक्षक का जो प्रोफेशनलिज्म है, जो शिक्षक के एथिक्स है, जो शिक्षक की जवाबदेही है, इन सब की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी है। इसलिए शिक्षक को निरंतर सीखते रहना चाहिए और अपने प्रोफेशनल के लिए क्या होना चाहिए, प्रोफेशन के लिए उसे अपना जिम्मेदार होना चाहिए, प्रोफेशन के प्रति उसे जिम्मेदार होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, ठीक है, कोई क्वायरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।